नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय हाय गुरजीत भाई। गुरजीत भाई। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी, और ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग, अपने स्पॉन्सर के मार्गदर्शन, इन 12 कदमों के सुंदर कार्यक्रम और अपने परिवार की भरसक मदद की वजह से आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ। कोई इच्छा नहीं हो रही, एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आई डोंट वांट टू लूज दिस अपॉर्चुनिटी कि अश्विन भाई, वाकई एक बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे ये सुनकर। पहले सुगत भाई कुछ बता रहे थे पर मैं कुछ समझ नहीं पाया था, पर बहुत अच्छा हुआ कि आपने ये शेयर किया। और सच में ये आभार है हमारा अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस फेलोशिप को, कि जो हमें बार बार वो जो मौत के अथाह पाताल लोक है वहां से निकाल कर एक एक नए जीवन की ओर, एक नई राह की ओर ले जाता है। और हमारे मन में सिर्फ आभार आता है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड, और कुछ भी नहीं इसके अलावा। और यही यही इस फेलोशिप की महानता है। सबसे पहले मैं नवजीवन ग्रुप इंडिया का बहुत बहुत, देवेंद्र भाई जिन्होंने मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया, कि मैं अपने इन 3 वर्ष जो संयमित जीवन के है उसका ग्रेटिट्यूड अल्कोहलिक्स एनोनिमस की इस फेलोशिप को और मेरे स्पॉन्सर की मेरी जिंदगी में क्या महत्व है, ये विषय उन्होंने मेरे लिए दिया। तो दोस्तों, मेरा होम ग्रुप है प्रयास ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस मोहाली, और मेरा ऑनलाइन होम ग्रुप है पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप इंडिया। और मैंने स्पॉन्सर लिए हुए हैं जिनके साथ मैंने इन 12 कदमों का कार्यक्रम किया, किताब पढ़ी, और इन 12 कदमों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता हूँ। इनको आई एम ट्राइंग टू प्रैक्टिस दिस प्रिंसिपल्स इन ऑल माय अफेयर्स। और हमारे भाई एक और जिन्होंने 40 डेज कंप्लीट किए, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, 3 साल मेरी जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहे, लेकिन यहाँ मैं कैसे पहुंचा उससे पहले का मेरे लिए जरूरी है कि आई शुड नॉट शट द डोर्स टू माई पास्ट। मुझे उसके लिए अपनी अपने जो अपना जो अतीत है उसके लिए पछतावा नहीं करना, लेकिन उसके लिए दरवाजे भी बंद नहीं करने, क्योंकि वो मेरा एक ऐसा खजाना है जो मुझे याद दिलाता है कि मैं कैसा था और मेरे साथ क्या हुआ और आज मैं कैसा हूँ। तो दोस्तों, मेरा शराबी जीवन, मैं बहुत लंबा ड्रंक लॉग नहीं शेयर करूंगा, लेकिन मेरे लिए ये बताना जरूरी है कि मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, ताकि मैं अपना आभार व्यक्त कर सकूं। तो दोस्तों, मेरा शराबी जीवन करीबन 95 96, जब मैं अभी स्कूल कॉलेज गोइंग था तो तब से स्टार्ट हुआ। मैं मेरे मेरी मेरी फैमिली एक डिसफंक्शनल अल्कोहलिक फैमिली थी, जिसमें मेरे फादर जो थे वो एक क्रोनिक अल्कोहलिक थे। और हम हर रोज ये चीजें देखते होते थे कि शराब पी के कभी वेट करनी, अभी तक अपने ऑफिस से वापस नहीं आए, आए हैं तो स्कूटर अंदर नहीं किया जा रहा, और पकड़ के बाहर से लेके आना। और कभी उनके ऑफिस वालों का कोई ना कोई शिकायत आनी कि ऐसे खाना नहीं खाते, दिन में पीने चले जाते हैं। और ये सब कुछ देखते हुए कभी उनके स्कूटर की डिक्की से छुप के बोतल निकाल लेनी, कभी उसमें पानी मिला देना। आई मीन, ये सब चीजें चलती रही, ये सब चीजें देखता आ रहा था मैं। अपनी मदर को देखता था, बेचारे रोते थे, सारा कुछ होता था, और मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लेते थे। जॉइंट फैमिली में हम रहते थे, हर रोज घृणा की नजरों से देखा जाता था। तो मुझे मुझे नफरत थी शराब से, कि शराब ने हमारा घर बर्बाद किया हुआ है। लेकिन शायद मैं एक अल्कोहलिक फैमिली से था, तो मेरे ब्लड में भी ये थी, ये जीन्स में भी थी, कि अचानक एज एन एक्सपेरिमेंट मेरे कजन ने मुझे बियर में वो थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक मिला के मुझे पिलाई। तो वहां से मेरी शुरुआत हुई। और फिर मैं ओकेजनली पीने लग गया, कभी दोस्तों के साथ, कभी कार में बैठ जाना उनके साथ, और कभी कॉलेज के बाद कभी बार में चले जाना। तो वो एक टेस्ट अच्छा लगता था, वो एक किक अच्छी लगती थी। और मैं ये सोचता था कि मुझे कई मेरे दोस्त जो नहीं पीने वाले थे वो समझाते होते थे कि कुछ चीज मत पी, तेरे को इसकी आदत लग जाएगी। बट आई सेड कि मुझे आज तक कभी किसी चीज की आदत नहीं लगी। और मैं ऐसे नहीं पीता यार, मैं एंजॉय करने के लिए पीता हूँ, नहीं पी तो नहीं पी, पी ली तो पी ली, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं अपने मन में भी सोचता होता था कि मेरे फादर को पीना नहीं आता, वो नशे के लिए पीते हैं और मैं एंजॉय करने के लिए पीता हूँ। और ये सब कुछ चलता रहा, कुछ साल ऐसे ही चलता रहा, और घर में हमारे
एक दूसरी स्टोरी चल रही थी कि मेरे फादर को ब्लड वॉमिटिंग्स होने लग गई। मैं उनका चेकअप करवाने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी और नहीं पी सकते, लेकिन वो फिर पीते रहे और फिर वो डायग्नोज हुआ, सिरोसिस ऑफ लीवर से डायग्नोज हुए वो। और कस्मिक मौत उनकी, ही वाज 47 48, कि जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा उनको, पल पल मरते हुए देखा, हॉस्पिटल में एडमिट हुए हुए देखा, जहां उनको खून की उल्टियां आती थी, अ, मुंह से मांस के लोथड़े निकलते थे, आंखें एकदम फटी रह गई थी, आंखों पे पट्टियां बांधी, उनके हाथ पैर बांध के रखे हुए थे बेड पे। तो मैंने पल पल मरते हुए देखा उनको, और एक दिन आया और ही लेफ्ट अस। तो मैं उस दौरान भी मैं अ, गम में पीता रहा और करता रहा। पता नहीं मन में ये चीज नहीं आई कभी के समय भी कि ये शराब ने हमारा घर बर्बाद किया है, तो मुझे तो नफरत होनी चाहिए इस चीज से। पर मैं उसमें और घुसता चला गया और मेरे रास्ते और खुल गए कि मेरे फादर की जो नौकरी के पैसे थे वो मेरी मदर के नाम पर ट्रांसफर हुए, और मैंने वो पैसे हेरा फेरी से अपने नाम पे करने शुरू कर दिए, और मैं ना सिर्फ शराब पीने में पर अपनी और अयाशियों में भी वो पैसे खर्चने लग गया, और दिन दुगना और अयाश बनता गया। और उस दौरान मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी छोड़ दी, और कॉलेज जाता था, घर झूठ बोल के जाता था, मैं सीए कर रहा था, घर में झूठ बोल के जाता था मैं सीए की ट्रेनिंग लेने दिल्ली जा रहा हूँ, और वहाँ अपना पी के क्लब्स में पब्स में जाके और रेड लाइट एरियाज में जाके, और इधर लोकल भी गर्लफ्रेंड बना के उनके साथ अयाशियां करनी। तो ये सब कुछ चलता रहा चलता रहा, और जिंदगी में कभी करियर की तरफ फोकस ही नहीं किया, बस इजी मनी मिलती गई, मदर को फादर की जगह जॉब लग गई, और मैं अपनी ये थोड़ी बहुत ट्यूशन वगैरह करके ऐसे ही अपनी जिंदगी चलाता रहा, और कई साल ऐसे निकलते रहे, और एक नशे के साथ दूसरा नशा जुड़ गया, दूसरे के साथ तीसरा जुड़ गया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, तंबाकू खाना शुरू कर दिया, और ये वीड्स लगाने शुरू कर दिए। तो ये सब कुछ चलता रहा, लेकिन शराब में बहुत डूबता चला गया। और फिर मदर मेरे अपने जॉब पे होते थे, उनको पता नहीं लगता होता था कि मैं पीछे क्या करता हूँ। और फिर मेरी शादी की गई, शादी हो गई और मेरी वाइफ आ गए। तब तक भी मैं मतलब एक अच्छी अच्छी क्वालिटी की दारू पीता था, और किसी का शायद माइक अनम्यूट हो गया प्लीज। तो मैं अच्छी क्वालिटी की दारू पीता था, और मैं अभी भी, मुझे कभी लगता नहीं था कि मैं शराबी हूँ, और मेरे दोस्त यार थे। पर धीरे धीरे सब दोस्त दोस्त भी छूटने शुरू हो गए, और मेरा ध्यान सिर्फ शराब की तरफ भी चलता गया। मेरी बेटी हुई, और मुझे याद ही नहीं कि कब वो बड़ी हो रही थी, और कब ये सब कुछ चल रहा था, और मैं और इस दलदल में घुसता जा रहा था। और फिर एक दिन आया 2017-18 के जो टाइम था, तो तब मैं बहुत ज्यादा शराब में डूब गया। और वो जैसे होता है ना कि बिल्कुल फाइनेंशियली बैंकरप्ट, इमोशनली बैंकरप्ट, स्पिरिचुअली, रिलेशनशिप वाइज, फैमिली वाइज, हर तरफ मेरा दिवाला निकल गया। और मैं चोरियां करने लग गया, मैं नौकरी लगा, कभी छोड़ दी, कभी लग गया, कभी छोड़ दी, और मेरी वाइफ को भी पता चल गया। और हमारे घर में रोज के कलेश, वो पुलिस की धमकियां, वो सास ससुर का आना, वो घर में रोज कलेश पड़ना, वो पड़ोसियों का देखना, और मेरा रोज कस्में खाना, और कभी अपनी बेटी की कसम खाना, और कभी कुछ। लेकिन फिर से यही हाल होने शुरू हो गए, और फिर लॉकडाउन के दौरान तो 19-20 में तो ये हाल हो गया था कि मैं बिल्कुल फकीरों की हालात में, फटे कपड़े, और दाढ़ी मेरी बड़ी हुई, और मैं सड़कों पे निकल जाता होता था। और मैं ढूंढता रहता था कहीं से मुझे कोई कचरा मिल जाए, कोई कोई पैसे गिरे हुए मिल जाएं, कहीं बीड़ी सिगरेट के टुकड़े मिल जाएं, वो इकट्ठे करके पागलों की तरह ले आता था, नीचे कमरे में बैठ के वही पीता रहता था। और कभी गुरुद्वारे मंदिर जाना तो वहां देखना कि कोई पैसे 5 रुपए के कॉइन पड़ा, कोई 10 रुपए का कॉइन। आई मीन पढ़ा लिखा मैं, और मैं बिल्कुल इंसेन हो चुका था। और ऐसा ऐसा करते करते, और ये हालात ये आ गए थे कि घर में मेरी वाइफ पैसे नहीं रखती थी, वो कहीं और रखते थे, मेरे मदर घर में पैसे नहीं रखते थे। मैं मदर को धमकियां दे दे के पैसे चोरी कर लेता था, उनसे उनसे जबरदस्ती लेता था, बच्चे के पिगी बैंक से पैसे निकाल लेता था, लोगों से पैसे मांगने, झूठ बोल बोल के, कभी माँ की बीमारी का बहाना लगा के, कभी बीवी की बीमारी का बहाना लगा के। और वजन मेरा 35-40 किलो मेरा वजन रह गया था, और मैं मतलब बिल्कुल मरने की हालात पे था। मेरी वाइफ ने मुझसे बोलचाल करनी बंद कर दी थी, और मुझे बता दिया था, मुझे कह दिया था कि तू मरता है, मर, जिया जी। मतलब मैंने तंग ही इतना कर दिया था कि मतलब शी 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 वाज लिविंग एज ए डिवोर्स्ड
वाइफ अंडर द सेम रूफ। और मेरी बेटी मुझसे नफरत करती थी कि पापा प्लीज मुझे अपनी शक्ल ना दिखाओ। और मेरी मदर कहते होते थे कि तू जहर ले आ, हम दोनों जहर पी लेते हैं और खत्म हो जाते हैं और बात खत्म करते हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे हालात हो चुके थे, ये मेरा हाल हाल हो चुका था। और बस मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊं, पर मरने के बाद ये भी लगता था कि मेरी माँ का क्या बनेगा और ये क्या होगा। मैं मरना भी नहीं चाहता था, मैं आत्महत्या करना चाहता था, पर वो शराबी अंदर से वो जान भी नहीं है। मैं बड़ी बार भगवान से आगे रोता था कि प्लीज मुझे बचा लो, मुझे किसी तरीके से कुछ कोई कोई बचा लो। मैं कई बार प्रार्थना करता होता था कि मेरे हाथ पैर टूट जाएं और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं, इसी बहाने मैं शराब छूट दूं। वो भी नहीं हुआ कभी। और इसी दौरान 2020 28 दिसंबर की बात है कि मैं सुबह ठेके खुलने की वेट कर रहा, मैं देसी पे आ गया था यार। मैं वो क्वार्टर लेके वो मुंह पे लगाता था और सड़कों पे घूमता रहता था। और फिर और 80 रुपए इकट्ठे करता था शराब पीने के लिए, फिर सड़कों पे घूमता रहता था। यही हालात आ गए थे। तब मैं यूट्यूब देख रहा था और यूट्यूब पे मैंने सत्यमेव जयते का एक कार्यक्रम देखा। और उस कार्यक्रम को देखने के बाद वहाँ एक नंबर फ्लैश हुआ और उस नंबर पे मैंने कॉल किया। और कॉल करने के बाद मुझे कुछ ऑनलाइन मीटिंग्स के लिंक मिलने शुरू हुए। तो यहाँ से मेरा एक के प्रति आभार व्यक्त हुआ कि मेरे मन में एक 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 बीज पनपा कि शायद मैं भी ठीक हो सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ जो भी शेयरिंग्स की जा रही थी वो उनको सुनता था। और मुझे वो सुन के मुझे लग रहा था कि वाकई यार ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा, बहुत लोगों का मुझसे भी बुरा हुआ है। पर फिर मन में ना देखो एक 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 वो जो चोर मन होता है, एक बेईमान मन होता है। तो मैं ये सोचता था यार इसकी तो बीवी चली गई, इसके ऊपर तो कर्जे बढ़े हैं। मेरा अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ यार, मतलब मैं उस हालात में नहीं पहुंचा अभी, मतलब इतने गंदे हालातों में पहुंच चुका हूँ, चोरियां मैं कर रहा हूँ, सुबह सुबह घर का सामान बेच के मैं पी रहा हूँ, पर अभी भी मैं अपने आप को ना जस्टिफाई कर रहा हूँ, वो डिनायल में हूँ कि मैं अभी भी नहीं। तो मैं मीटिंग लगाता था, मैं घर पे झूठ बोलता था कि मम्मी मुझे 100 रुपया दो, एक ऑनलाइन मीटिंग लगती है इसमें शराब छुड़ाते हैं। वो ना उसके पैसे जाके एक दुकान पे जमा करवाने पड़ते हैं, तो मैं 100 रुपया लेके वहां जाता था, क्वार्टर पी के आ जाता था और अपनी मम्मी के सामने बैठ के ना मीटिंग लगाने लग गया। तो ये सब 1 महीने तक मैं ये सब कुछ करता रहा। और फिर 1 महीने के बाद मैंने अपने इनिशियल स्पॉन्सर से कहा कि बस अब और नहीं मैं पीना चाहता, मेरे घुटने टिक गए हैं, पर मैं पीना छोड़ नहीं पा रहा। इन मीटिंग्स के सहारे मेरा काम चल नहीं रहा। मैं यहाँ भी झूठ बोल रहा हूँ और मैं यहाँ भी सबको बताता हूँ कि मैंने अभी छोड़ी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने नहीं छोड़ी, मैं पी रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करना है। मैंने कहा मुझे दर्द बहुत हो रही है, मुझसे वो दर्द बर्दाश्त नहीं हो रही। और अगर मैं नहीं पीऊंगा तो मेरा ऐसे लग रहा है मुझे मेरा पेट फट जाएगा, और अगर पी लूंगा तो कहते अगर पी लेगा तो फिर क्या हो जाएगा। फिर उन्होंने मुझे एक मैसेज लिख के भेजा कि तू प्लीज इस पेन को बर्दाश्त कर, ये तेरा चैलेंज है, पहला चैलेंज है सोब्राइटी की तरफ। आज अगर तू इसको बर्दाश्त कर लेगा तो शायद आगे तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीजों की। और प्लीज कोई मीठा खा ले, कोई पेन किलर ले ले, शराब मत पी। और वो दिन था दोस्तों 29 जनवरी 2021 का। और फिर मैं एक एक दिन के हिसाब से मैं ना बहुत ईमानदारी से इन शेयरिंग्स को सुनता रहा। और मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, मतलब मेरे मन में आभार ही आता है कि मुझे इतने अच्छे दोस्त मिलने शुरू हुए, जिन्होंने मुझे समझाया कि कैसे ये बर्बादी आगे जाके, जहां तू जितना बचा पाया है, जितना संजो पाया है वहां बचा ले। एज एट का स्लोगन मिला मुझे, जिसने मेरी जिंदगी में इतना बड़ा रोल प्ले किया कि हाँ, तूने ये नहीं सोचना कि तेरा क्या क्या भी जाना बाकी है, तो ये सोच कि तू क्या क्या बचा पाया है। तो ये मत सोच कि वो फलाने की बीवी छोड़ के चली गई, बच्चे छोड़ के चले गए, तेरा तो ऐसा नहीं हुआ। तो ये सोच कि ईश्वर का शुक्र है कि ऐसा नहीं हुआ, अगर तू पीता रहा तो ये भी हो जाएगा। फिर मेरा आभार मैं व्यक्त करता हूँ इस फेलोशिप का, जब मुझे मेरे मेरे दोस्तों ने, जिन ग्रुप्स में मैं जाना शुरू हुआ, तो मुझे ये बताया कि वन डे एट ए टाइम, तूने हर रोज के लिए एक एक दिन करके छोड़नी है, तूने बहुत लंबे समय के लिए कोई प्लान्स नहीं बनाने। फिर मुझे हॉल्ट का टूल बताया गया कि पेट भर के रख, गुस्से में मत आ, अकेला मत रह, टायर्ड मत हो। फिर मुझे बताया गया कि मुझे तो सीखना भी क्या है, तो वो भी आप लोगों ने सिखाया कि सीखते कैसे हैं। मुझे तो ऐसे लगता था मेरा दिमाग डेड हो चुका है, मैं तो कुछ सीखने के लायक भी नहीं रहा। तो मुझे यहाँ बताया कि लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन, कि सुनना सुनना शुरू कर। तो मैंने ओपन माइंडेडनेस और विलिंगली और ऑनेस्टली यहाँ जो भी बताया ये सुनना, ये टूल्स मैं मतलब इतना आभारी हूँ इस फेलोशिप का। ये टूल्स मेरी जिंदगी में इतना काम करते हैं। और मैंने जब खुले मन से यहाँ सुनना शुरू किया और
मुझे जो भी बातें बताई गई उनको अपने अंदर बसाने की कोशिश की। ईमानदारी लाई सबसे पहले कि मैं एक बहुत ही कंपल्सिव लायर था, एक बहुत बड़ा झूठा व्यक्ति था जो हर समय झूठ बोलने में लगा रहता था। तो ये सब कुछ छोड़ा मैंने, झूठ बोलना छोड़ा सबसे पहले, अपने घुटने टेके और यहाँ जो भी मुझे बताया जाता था उसको अपना अनुसरण करने की कोशिश की एक दिन के हिसाब से। और मुझे इतना कुछ मिलना शुरू हुआ, धीरे धीरे मन की शांति आनी स्टार्ट हुई। और मुझे ऐसा लगा कि हाँ अब मैं छोड़ पाऊंगा, अब मुझे विश्वास हो गया। क्योंकि आप लोगों की बातें सुनता था कि आप में से बहुत से लोग मुझसे भी बहुत बहुत बुरे हालातों से वो वापस आए थे। और मुझे ऐसे लगता था कि वाकई यहाँ मेरा कुछ बन सकता है, क्योंकि मैं मेडिकल ट्रीटमेंट्स देख चुका था, मैं मंदिर गुरुद्वारे जा जा के देख चुका था, मैं कस्में खा के देख चुका था, मैं वो नग ताबीज पहन के देख चुका था, लेकिन किसी से कुछ नहीं बना। पर यहाँ मुझे लग रहा था कि यहाँ मेरा कुछ बनने वाला है। और धीरे धीरे करके जब मैं मीटिंग्स में आना शुरू हुआ तो यहाँ बताया गया कि आप मीटिंग्स में आते रहो आते रहो। लेकिन यहाँ मैं एक बात और भी कहूंगा कि यहाँ मैं इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्सर के ऊपर अब आ रहा हूँ। आभारी बहुत हूँ मैं, इस फेलोशिप ने मुझे इतना कुछ दिया, वो मैं आगे जैसे मुझे स्पॉन्सर मिले उसके साथ साथ मैं अपनी इन दोनों पार्ट्स की शेयरिंग को साथ साथ शेयर करूंगा। कि शुरुआत में मुझे बताया गया कि एक स्पॉन्सर लेना जरूरी है। तो मैंने ऐसी ही एक ऑनलाइन मीटिंग में जहां मैं शेयरिंग सुन रहा था, तो मुझे एक एक भाई की शेयरिंग बहुत अच्छी लगी। और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, और ये सब कुछ। तो मुझे मुझे बड़ी आइडेंटिफिकेशन भी मिली उनकी शेयरिंग से। तो मैंने उनका नंबर मांगा और फिर मैंने उनसे बात की कि क्या आप मेरे स्पॉन्सर बनेंगे। तो उन्होंने मुझे कहा हाँ मैं आपका स्पॉन्सर बनने को तैयार हूँ। तो मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि मुझे इन मीटिंग्स में 1.5 घंटे के लिए तो चैन मिलता था, लेकिन उसके बाद मुझे मुझे कुछ और चाहिए था। यहाँ बताया जाता था कि अगर आपको वो चाहिए जो हमें मिला है तो आपको कुछ आगे जाना पड़ेगा, आपको 12 कदम करने पड़ेंगे। तो मुझे वो करने थे। तो शुरुआत में मेरे लिए वो 12 कदम एक कोर्स की तरह थे कि मुझे वो कोर्स पूरा करना है। तो मुझे कुछ बताया भी नहीं गया था कि क्या हो रहा है। मेरे इनिशियल स्पॉन्सर जो थे, जो अब मेरे स्पॉन्सर भी हैं, तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं कदम कदम पे उनका दिमाग खाता रहता था। लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि एज में बहुत बड़े बंदे को स्पॉन्सर ना लो। इस कारण से मैं उनको एज ए स्पॉन्सर, मैंने उनको कभी कहा ही नहीं कि आप मेरे स्पॉन्सर बनो या आप मुझे 12 कदम बढ़ाओ। तो मुझे लगता था कि वो एक एक ग्रैंडफादर फिगर है, तो शायद मेरी और उनकी कनेक्टिविटी नहीं बन, जबकि आइडेंटिफिकेशन मुझे पहले दिन से ही उनके साथ थी। बहुत सी चीजें उनकी जीवन में ऐसी हुई थी जो मेरे जीवन में भी हुई थी। पर पता नहीं मुझे यहाँ, पता नहीं कैसी कैसी मिथ्स मुझे किसी ने कुछ बताया कि स्पॉन्सर आपसे कुछ आपकी एज एज लेवल का होना चाहिए, बहुत बड़ा स्पॉन्सर लोगे तो वो हमेशा आपको शिक्षा ही देता रहेगा, उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी। आई मीन मतलब मैं अपने आप को झुठला रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे इन्हीं को स्पॉन्सर बनाना चाहिए। पर मुझे जो बातें बताई जा रही थी उस हिसाब से फिर मुझे लग रहा था यार कि नहीं यार, ये लोग ठीक ही कह रहे होंगे। और फिर मैंने उस भाई को जो मुझसे 5-7 साल बड़े थे, तो उनको कहा कि आप मेरे स्पॉन्सर बनेंगे। तो उन्होंने मुझे स्पॉन्सरशिप देने के लिए हाँ कही। और उन्होंने मुझे बताया कि गुरजीत तूने एक काम करना है कि आपने सुबह उठ के प्रार्थना करनी है। मैं कि ओके सर। आपने कोई 1-2 मीटिंग्स लगानी है। मैं कि ओके सर। आपको बिग बुक के 5 पन्ने पढ़ने हैं। मैं कि ओके सर। एंड देन आपको किन्हीं 2 भाइयों को बात करनी है। मैं कि ओके सर। और फिर रात को ना आपने मुझे रिपोर्ट देनी है। तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी शुरुआत हो गई है मेरी। तो ऐसा करते करते मेरे 30 दिन कंप्लीट हुए। तो मैंने उनको कहा कि सर मेरे 30 दिन कंप्लीट हो गए हैं और जैसे भी आप मुझे बता रहे हैं मैं वैसे ही कर रहा हूँ। तो अब बताइए अब मुझे क्या करना है। तो वो कहते अभी ऐसे करो, मैं ना ग्रुप शुरू करूंगा, अभी आप कुछ देर और इंतजार करिए और फिर मैं आपको किताब पढ़ानी शुरू करता हूँ। तो मेरे मन में वही असंतुष्टि थी, वही प्रॉब्लम्स थी, वही मैं चिड़चिड़ा सा रहता था। हर समय मेरे मन में यही चीजें चलती रहती थी। पर फिर भी मन में ना एक मेरे मेरे मन में बहुत ललक थी कि मुझे एक किताब पढ़नी है, मुझे वो चाहिए। जिसकी बात, जिनको मैंने स्पॉन्सर लिए, जिसकी बातें वो कर रहे थे, वो मुझे क्यों नहीं दे रहे, जो उनके पास है वो मुझे क्यों नहीं दे रहे। और वो मुझे टालते जा रहे थे, वो कहते 10-15 दिन और रुको। तो तब मेरे मन में मैं बहुत रोया यार कि मैं क्या, नहीं यार ऐसे मेरा काम नहीं चलेगा। मैं बिल्कुल वहीं पे खड़ा हूँ और मैं कभी भी दोबारा शराब पी सकता हूँ। मैं 90 दिन नहीं, मैं नहीं रुक सकता 90 दिन। अगर मैं 90 दिन रुक ही सकता होता तो फिर मुझे एक की भी क्या जरूरत थी। अगर मेरे में इतनी शक्ति होती या इतनी विल पावर होती तो मुझे एक की भी क्या जरूरत थी, मैं तो अपने आप ही रुक जाता।
अगर मुझे 90 दिन का ही ये करना होता। तो फिर मैंने ईश्वर से प्रार्थना की, और फिर मैंने अपने जो इनिशियल स्पॉन्सर है अनिल के, चंडीगढ़ से हैं, तो उनको मैंने कहा कि सर वुड यू लाइक टू बी माई स्पॉन्सर। तो उन्होंने कहा कि यस गुरजीत, आई कैन बी योर स्पॉन्सर, पर तुमने बड़ी देर कर दी मुझसे ये बात कहते हुए। तो मैंने कहा कि सर बातें ऐसे हैं कि मतलब मैं शुरू से ही, मुझे हर चीज में आइडेंटिफिकेशन आपसे मिल रही थी, हर चीज से, पर मेरे मन में कुछ ऐसे डाउट्स डाल दिए गए, कुछ ऐसा कर दिया गया और मैं बातों में आ गया। लेकिन अब मैं डिटर्मिन्ड हूँ, मैंने ईश्वर से प्रार्थना की और ईश्वर से ही मुझे संकेत मिले हैं कि क्या आप मेरे स्पॉन्सर बनेंगे। तो वो कहते तूने, एक पैम्फलेट है, क्वेश्चन ऑन स्पॉन्सर वर्सेस स्पॉन्सी, तो क्या तुमने वो पढ़ा है? मैंने कहा बिल्कुल, मैं पढ़ के ही उसके बाद ही आपको कॉल कर रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि अगले दिन से हम किताब पढ़नी शुरू करते हैं। तो मैं एक स्पॉन्सर की एक जिम्मेवारी बता रहा हूँ कि मतलब कैसे मुझे दो डिफरेंट तरह के दोस्तों से मिलने का, ये दो स्पॉन्सर से मिलने का मौका मिला, और क्या इंपॉर्टेंस होती है एक स्पॉन्सर की आपकी जिंदगी में। वो पहले 30-35 दिन जो थे मेरे, वो उसमें मुझे सिर्फ बहाने ही सुनाए गए। तो इसके लिए मैं ये भी कहता हूँ कि प्लीज बी क्लियर कट, ये आपको बता देना चाहिए कि यार कि क्या करना है, क्योंकि ये जिंदगी मौत का सवाल है। ये मतलब इंसान मर सकता है, मसा मसा बहुत मुश्किल से वो 30 दिन उसके पता नहीं कैसे कंप्लीट हुए होंगे, तो उसको सही ट्रैक पे डालना चाहिए। तो वो मर भी सकता है, वो दोबारा अगर शराब की तरफ चल गया, तो ड्रिंक फॉर मी इज टू डाई। और फिर मेरे स्पॉन्सर ने, अनिल सर ने मुझे किताब पढ़नी पहले दिन से ही मुझे किताब के साथ जोड़ा, और फिर मेरे साथ वो जो मेरिकल्स होने शुरू हुए ए फेलोशिप में। मतलब ए की तरफ, ए क्या कर सकता है मेरी जिंदगी में, मुझे मेरी बीमारी के बारे में पता चला। मुझे शुरुआत में डॉक्टर्स ओपिनियन जब प्रेफेस में पता चला कि मैं एक ऑनलाइन, ये और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस दौरान अभी तक मैं कभी भी किसी भी मेंबर से फिजिकली नहीं मिला था। मेरे यहाँ, मैं एक लोनर मेंबर हूँ, मेरे यहाँ कोई फिजिकल मीटिंग नहीं है, और ये सब कुछ मैं ऑनलाइन कर रहा था और साथ साथ मैं मीटिंग्स लगा रहा था। और मेरे स्पॉन्सर ने मुझे किताब पढ़ानी शुरू की, और डॉक्टर्स ओपिनियन के बाद मेरे को साथ में बिल स्टोरी जब पढ़नी शुरू की, तो बिल स्टोरी में मुझे बड़ी जगह पे बिल साहब के रूप में मुझे मुझे गुरजीत ही नजर आया, कि गुरजीत भी बड़ा एम्बिशियस था, गुरजीत भी बड़ा पुशिंग था, गुरजीत भी कभी पीछे नहीं रहना चाहता था। गुरजीत में भी वो एक टेंडेंसी थी कि मुझे कुछ कुछ बन के दिखाना है, और शराब बहुत हावी हो गई। और गुरजीत ने भी वो सब कुछ काम किए, वो अपनी बीवी के पैसे चुराने, और वो सट्टेबाजी करनी, और ये सब कुछ करना, ये गुरजीत भी करता रहा। और गुरजीत को भी बड़ी बार मन में ये लगा कि वो ये जंग खुद ही जीत सकता है। तो ये सब मुझे मेरे स्पॉन्सर, मुझे धीरे धीरे करके, मैं अपने स्पॉन्सर के बहुत दिमाग खाता होता था कि अब क्या होगा, मुझे कदम करने हैं, मेरे मन में ये आ रहा है। पर एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि मैंने एक गुरु अगर उनको बनाया, तो एक चीज अपने मन में बसा ली कि जो वो कह रहे हैं, मुझे उसके लिए कोई इफ्स और बट्स, मुझे उसके लिए कोई किंतु परंतु बिल्कुल नहीं करना। मैं बिल्कुल लकीर का फकीर होके चलता रहा। मुझे बहुत से लोग कहते रहे स्पॉन्सर कोई भगवान नहीं है, जरूरी नहीं स्पॉन्सर हमेशा सही हो, जरूरी नहीं कि स्पॉन्सर को हायर पावर मान के चलना है। मैंने किसी की नहीं सुनी, टू बी ऑनेस्ट, मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे मन में जो मुझे मेरे ईश्वर से कनेक्ट करवा रहे थे मेरे स्पॉन्सर, तो मुझे वो जो वाइब्स आ रही थी, मैंने सिर्फ उसकी सुनी। और मेरे स्पॉन्सर मुझे धीरे धीरे किताब के साथ लेते गए, और जैसे ही मैं हाउ इट वर्क्स की तरफ पहुंचा, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब से तुम स्टेप वर्क की तरफ चल रहे हो। और पहले कदम में जब मैंने अपनी वो 52 पेज की अपनी अनमैनेजेबिलिटीज लिखनी शुरू की, कि वाकई मुझे पता चलना शुरू हुआ कि मैं, मतलब मेरी जिंदगी तो बहुत बुरी तरह अस्त व्यस्त हुई हुई थी। कि मुझे ऐसे लगता था अस्त व्यस्तता सिर्फ ये है कि मैं पैसे नहीं कमा पा रहा, या मेरी फैमिली के साथ मेरे रिलेशन है, पर बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वो मुझे लिख के पता चली। और धीरे धीरे वो मुझे बार बार कहते रहे कि अपनी हर हफ्ते अपनी अनमैनेजेबिलिटीज की तरफ ध्यान दो, कि क्या अब उनमें कुछ फर्क पड़ना शुरू हुआ है कि नहीं शुरू हुआ। यहाँ से मुझे लिखने की आदत पड़नी शुरू हुई, एंड देन आई केम टू बिलीव दैट ओनली मेरा वो जो गोल आज का वो डीआरवी है ना, सैनिटी, मतलब वो अपने आप को इंसैनिटी से सैनिटी की तरफ लेके आना। तो ये मुझे मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बताया कि आर यू विलिंग टू बिलीव इन अ पावर ग्रेटर देन योरसेल्फ, क्या तू अपने से उस शक्ति में विश्वास करने को तैयार है। तो वो उस शक्ति मेरे लिए बाकी मेरे स्पॉन्सर थे, आप लोग थे, जो आप शेयरिंग्स करते थे, जो आप मुझे बताते थे। और मेरे
मैं इस फेलोशिप का साथ में आभार करता हूँ कि इस दौरान मुझे शुरुआत में ही सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। पहले मैं ओपन हैंड ग्रुप, सेरेनिटी ग्रुप और एक फरीदाबाद ग्रुप था, पिंक सिटी ग्रुप। मैं मतलब हर जगह मुझे जहां मौका मिलता था मैं वहां सेवा के लिए पहुंच जाता था। और इस सेवा ने मेरे अंदर, ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ एल्कोहलिक्स एनोनिमस की तरफ, कि मेरे जैसा इंसान कभी शायद अपना बर्तन भी उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रख सकता था। और ये सेवा की भावना मैंने घर में भी लानी शुरू की। मैंने कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किया। मुझे जो कहा जाता था वो भी करता था, जो नहीं कहा जाता था वो भी करता था। मैं साथ साथ पैरेलली अपने घर में भी अपनी उन चीजों को अपने साथ उतारता गया। ये मुझे ए ने सिखाया। फिर ए में सर्विस ने मुझे मुझे मेरे मेरे स्पॉन्सर बहुत बहुत ज्यादा, ही इज एन आर्डेंट सर्वेंट ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस। वो सेवा का मौका किसी उम्र में भी कुछ नहीं छोड़ते। और ये सब मिथ्स जो मेरे मन में डाली गई थी, 90 दिन करो पहले, फिर उसके बाद किताब पढ़नी शुरू करो, किताब में क्या रखा है, मीटिंग में आते रहो, स्पॉन्सर आपसे सिर्फ 4-5 साल बड़ा होना, ये सब टूटती गई। ये सब भ्रम है। ये मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि आपको आइडेंटिफिकेशन मिलनी चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर। मेरे स्पॉन्सर चाहे एज में मुझसे 30 साल बड़े होंगे, लेकिन हमारा जो मेंटल फ्रीक्वेंसी है वो मैच करती है। मैं उनसे बिल्कुल वो हर बात कर सकता हूँ जो मैं एक दोस्त के साथ करना चाहता हूँ, जो मैं एक भाई के साथ करना चाहता हूँ, जो मैं एक फादर के साथ करना चाहता हूँ। मैं हर तरह की वो बात कर लेता हूँ। मतलब वो कहते हैं ना, पूरी तरह नंगे होना, मैं बिल्कुल वही हुआ। और मैंने कुछ नहीं छुपाया, और वो मेरी फ्रीक्वेंसी पे आके मेरे साथ बात करते हैं। तो मैं ये सब मिथ्स टूटती गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं कदमों की तरफ बढ़ा, तो मैं उनसे पूछता होता था कि सब लोग मुझे कहते हैं कि चौथा कदम बहुत मुश्किल है, और इसमें इसमें पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सांप निकलते हैं और ये होता है और वो होता है, ऐसा होता है। तो कहते तू अभी कौन से कदम पे है? मैंने कहा अभी मैं तीसरे पे हूँ। तो कहते अभी तीसरे के मजे लो। तीसरा कदम क्या कहता है? तो टर्निंग ओवर योर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। जब तूने अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी जो भी तेरे एक्शंस हैं, जो भी तेरी डीड्स हैं, वो तूने ईश्वर के हवाले कर दी, तो फिर डर किस चीज का? तो वो बहुत बहुत मजेदार था मेरा तीसरे कदम का जो एक्सपीरियंस था। और मुझे सच में जब मैं गुरुद्वारे जाता था, आगे भी जाता था, पहले भी जाता था, पर अब जब जाता था तो मुझे ऐसे लगता था कि ईश्वर वो बैठे हैं मेरे सामने, और वो मुझे बुला रहे हैं कि अब मेरा बेटा आया है मुझे मिलने के लिए। मुझे ऐसी फीलिंग्स आने लग गई जब मैं तीसरा कदम कर रहा था। लेकिन मुझे मेरे स्पॉन्सर ने एक चीज क्लियर की कि ये जो तीसरे कदम का जो इम्पैक्ट है ये बड़ा पावरफुल होता है, लेकिन ये टेम्पररी होता है। जैसे वो बिल स्टोरी में 12 नंबर पेज पे लिखा है ना, कि ईश्वर आए और चले गए, उनके आने का एहसास हुआ, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चलेगी, क्योंकि मेरे अंदर जो वो ताहल, वो जो क्लैमर्स थे, उन्होंने उनको टिकने नहीं दिया। तो ये सब क्लैमर्स मेरे अंदर भी अभी भी थे। अभी भी मेरे मन में बहुत से डर थे, बहुत सी खुंदकें थी, बहुत से सेक्सुअल मिसकंडक्ट के मेरे अंदर बोझ थे। वो शायद मुझे अभी ईश्वर से दूर रखे हुए थे। वो कभी कभी वो ऑफ एंड ऑन ईश्वर कभी दिखते थे, कभी नहीं दिखते थे, क्योंकि अभी अभी मुझे इन्वेंटरी लिखनी मेरी बाकी थी। और बड़े तीसरे कदम के दौरान जब मैंने ईश्वर पे छोड़ना शुरू किया, तो मैं बिल्कुल तैयार हो गया अपनी इन्वेंटरी लिखने के लिए। और इस तीसरे कदम के दौरान पता ही नहीं चला, ये मैं फेलोशिप की ये एक ही मैं वो आभारी व्यक्त करूंगा कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा इतना पुराना तंबाकू और सिगरेट पीने का, और ये पता ही नहीं चला मुझे कि कब छूट ही गई यार। मुझे नहीं पता। मैं झूठ नहीं बोलता था, मैं बेईमानी करना छोड़ चुका था। कि आगे मैं कभी पेट्रोल पंप पे जाता था, अगर कुछ उसने पैसे नहीं लिए तो मैं शुक्र करता था कि उसने पैसे नहीं लिए, अब मैं वापस जाके दे के आता था पैसे, अगर किसी ने ऐसा किया है। तो ये सब चीजें मेरे साथ होनी शुरू हुई, ये अच्छी चीजें होनी शुरू हुई। और जब मैंने अपना चौथा कदम लिखा, और मेरी जो भी रिजेंटमेंट्स, जो भी मेरे डर थे, जो भी मेरे सेक्सुअल मिसकंडक्ट थे, वो मैंने लिखे, बड़ा आसान सा हो गया मेरे लिए। क्योंकि अब जो सुई थी वो मुझे लोगों की तरफ से हटा के अपनी तरफ करनी थी। और गुरजीत को गुरजीत से मिलाने का काम, ये वाकई एक ये सुंदर कार्यक्रम ने, इस चौथे कदम ने, जब इन्वेंटरी राइटिंग ने मुझे किया, तो मुझे पता चला यार, मतलब मैं मेरे अंदर कितना गंद भरा हुआ है। वो जो ठीक कहते थे बिल स्टोरी में कि ईश्वर आए और चले गए, वो आपसे नहीं मिल पाए। तो ये सब कुछ मेरे अंदर क्लियर होना शुरू हो गया कि अब मैं सही ट्रैक पे चल रहा हूँ। और मैंने अपनी इन्वेंटरी लिखी। और इन्वेंटरी लिखने के बाद मुझे मुझे अभी भी वो दिन याद है, 3 जुलाई 2021 का दिन था,
कि जब मुझे 5वां कदम करने के लिए अपने स्पॉन्सर के पास जाना था, तो मैं पहली बार फिजिकली किसी ए मेंबर से मिल रहा था, और वो मुझे लेने के लिए आए। बस स्टैंड पे मैं उतरा, और वो फीलिंग ही कुछ और थी। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पॉन्सर। तो जब उन्होंने मैंने मैंने उनके पैर छुए और उन्होंने मुझे गले से लगाया, तो वो फीलिंग ही कुछ और थी। और फिर जब वो मुझे मुझे लेके गए, अपने घर लेके गए, 5वां कदम करना था, तो बैठ के हम वो मैं अपनी इन्वेंटरी डिस्कस कर रहा था, तो हमने हाथ पकड़ के वो तीसरे कदम की प्रार्थना जब की, तो हमने हाथ पकड़े और मैंने कहा कि हे रब जी, मैं अपने आप ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ हवाले करता, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪੇ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਬਣ सके, जिन्हां दी मैं मदद करा। मैं हमेशा ही ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ च रहा। जैसे ही मैंने ये तीसरे कदम की प्रार्थना अपने स्पॉन्सर का हाथ पकड़ के की, तो मतलब मेरी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मतलब मैं बहुत लाइट फील कर रहा हूँ। और फिर जब मैंने उनके साथ अपना 5वां कदम किया, और मैंने ये सब चीजें डिस्कस की जो मैंने लिखी थी, मैं आपको सही ठहराने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने मुझे उस चीज से हटाया और मेरे एग्जैक्ट नेचर ऑफ माई रॉन्ग वो मेरे सामने लाए। और वो एक बहुत ही हेवनली एक्सपीरियंस था। मैं उनके साथ 2 दिन रहा, और पूरी इन्वेंट्री डिस्कस करने के बाद मेरी फाइनेंशियल इन्वेंट्री डिस्कस की। और इस दौरान मेरी जॉब भी नहीं थी, और उन्होंने मुझे कहा कि कोई भी छोटी मोटी जॉब कर, जैसे मर्जी कर। और मैं जैसे ही वापस लुधियाना वापस आया, तो मैंने एक जो भी मुझे जॉब मिली, ये भी मेरे अपने स्पॉन्सर के कहने पे मैंने उस जॉब को करना शुरू किया। और शायद उससे 5 गुना ज्यादा मैं पहले कमाता था, और मैंने आज तक कभी 1 रुपया नहीं जोड़ा था। पर उस बहुत छोटी सी जॉब से ही मैंने पैसे बचाने शुरू किए, मैंने अपने खर्चे कर्टेल करने शुरू किए। ये मुझे आप लोगों ने बताया। ये जो 7वीं परंपरा कहती है कि एवरी एवरी ग्रुप इज सेल्फ सपोर्टिंग, डिक्लाइनिंग एनी आउटसाइड कंट्रीब्यूशन, तो ये मैंने अपने जीवन पे अपनाने का, या कि मैंने अपने फालतू खर्चे बिल्कुल बंद कर दिए। मुझे जितने कपड़ों की जरूरत है मैं उतने करता था। मैंने अपने बच्चे की फीस के लिए या अपने घर के राशन के लिए अपनी मदर से पैसे मांगने बंद कर दिए। मैंने बाहर से उधार लेना बंद कर दिया। मुझे कार मैं अभी नहीं अफोर्ड कर सकता तो नहीं ली। मैंने लैपटॉप नहीं ले सकता तो मैं मोबाइल से काम चला रहा हूँ। मोबाइल भी मैंने कोई बहुत महंगा नहीं लेना। मैंने जूते कोई बहुत ज्यादा महंगे नहीं पहनने। मैं दो दो पेंटे हैं मेरे पास तो मैं वो चला लूंगा। तो ये सब कुछ कहाँ से? ये आभारी हूँ मैं एल्कोहलिक्स अनोनिमस का कि जिसने मुझे ये सब कुछ करने का मौका दिया। और फिर मैंने 6वें छठवें 7वें कदम में अपने जो भी मेरे चरित्र दोष निकले तो उनको धीरे धीरे करके दूर करने की कोशिश की, और मैंने भगवान के साथ कॉपरेट किया। फिर जब अमेंड्स की बारी आई तो यहाँ मेरे स्पॉन्सर ने मेरे साथ बहुत अच्छा रोल रोल प्ले किया। अमेंड्स करने की बारी जब आई तो मेरी जिंदगी में इससे अच्छे क्षण हो ही नहीं। तो ये ए ने मुझे, देखो, अल्कोहल ने मुझे, शराब ने मुझे जिन चीजों का प्रॉमिस किया वो सब कुछ पूरा मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने किया। कि मुझे नहीं लगता था कि कभी मेरे इन लॉज के साथ, मेरे वो जो दोस्त जिनके साथ मैं बिगाड़ चुका हूँ, और वो जो कर्जदार जिनसे मैं उधार लेके उनसे कन्नी काटने लग गया हूँ, मेरी वाइफ के साथ, मेरी मदर के साथ, मेरे बच्चे के साथ, मेरे रिलेशंस कभी भी पहले जैसे हो सकते हैं। पर जब मैंने 8वां 9वां कदम किया, I made a list of all those people whom I had harmed, and I was ready to make direct amends to them। तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ईश्वर, मैं वाकई अमेंड्स करना चाहता हूँ। तो मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कदम कदम पे मेरी मदद की। मुझे तुले शब्दों में तूने जाके अमेंड्स करने हैं, तूने कोई उनकी पैरों में नहीं लेट जाना, तुझे क्रॉल नहीं करना, तुझे फुटमैट नहीं बनना, तुझे बस एक भूल सुधार करनी है कि जो तुझसे हुआ वो एक 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 बीमारी के कारण हुआ, और मैंने ऐसा ही किया। और मुझे अ, एक नए माँ बाप के रूप में मेरे सास ससुर मिल गए, और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया कि जब मैंने उनसे अमेंड्स किए और जब मैंने बताया कि ये सब कुछ मेरी बीमारी में हुआ है, और अब मैं कोशिश करूंगा कि कभी ऐसा ना हो। और उनको उनकी 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 जो बेटी थी वो सारे रिव्यूज देते रहते थे कि जो मुझ में बदलाव आ रहे थे। तो वो कहते कि हमें आज एक नया बेटा मिला है। मैंने अपने दोस्त जो मेरे स्कूल के फ्रेंड्स थे, जो जिनके साथ मैं बिल्कुल बिगाड़ चुका था, वो कहते हम भी इंतजार कर रहे थे, और हम बहुत खुश हैं कि तूने एडमिट किया कि तू ऐसा था और अब तू ऐसा हो रहा है। इसके लिए भी करेज चाहिए, इसके लिए भी गट्स चाहिए। और उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया।
और मेरी मदर तो खैर वो तो मुझे, वो तो हर किसी को कहते हैं, अभी भी कहते हैं, वो जो मदर कहते होते थे कि जहर ले आओ और हम मर जाते हैं। तो ये मेरे ये एक का ही प्रताप है कि वही मदर मुझे कहते हैं कि जैसा बेटा भगवान ने मुझे दिया है ना, दुनिया की हर माँ को मिले, तो मुझे और क्या चाहिए। तो इसमें मेरे स्पॉन्सर ने मुझे बहुत हेल्प की, और फिर मैं अपना 10वां कदम करना स्टार्ट किया। और 10वें कदम में मैंने अब मैं जो कुछ भी मेरे साथ दिन भर में होता है तो मैं उसका लेखा जोखा लिखता हूँ। और इस दौरान देखो, मेरा नॉन वेज भी छूट गया, और मेरे कर्जे कुर्जे भी पता ही नहीं चले कहाँ गए, और जितनी कमाई करता हूँ उतने में ईश्वर बहुत बरकत डालते हैं। और मैं बहुत ज्यादा मटेरियल के पीछे नहीं भागता। मैंने इस दौरान कभी भी सेवा नहीं छोड़ी। जहां मुझे मौका मिलता है ए में करने का, उसमें मैं जरूर जरूर अपने आप को सम्मिलित करता हूँ। और 10वें कदम में मैं लिखता हूँ कि क्या मैं आज किसी के साथ रिजेंटफुल तो नहीं था, क्या मैंने क्या क्या कोई ऐसा तो नहीं हुआ कि मैं किसी किसी कारण से डर रहा हूँ। क्या मुझे मुझे सारे दिन में किसी से किसी तरह का क्या कोई डर वर तो नहीं रहा, भयभीत तो नहीं था मैं सारे दिन में। क्योंकि अगर मैं डर में रहता हूं तो इसका मतलब कि मैं ईश्वर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या मैं वासना का शिकार तो नहीं हो रहा। तो आई हैव टू मेक इट श्योर। तो कभी मेरे मन में लस्ट आती है तो मुझे उसके ऊपर काबू करना है। क्या मैंने किसी को हानि तो नहीं बनाई, क्या मैं स्वार्थी, बेईमान, भयभीत, अहंकारी या किसी तरह का भी सेल्फ पिटी में तो नहीं रहा। क्या आज मुझे कोई पछतावा तो नहीं है, या मुझे कोई चिंता तो नहीं है। क्या आज मेरे सबके साथ संबंध ठीक रहे, चाहे वो घर में, चाहे वो बाहर, या चाहे वो ए में, क्या वो सब ठीक रहे। क्या मैंने कोई आज अच्छा या कोई भलाई का काम किया है। क्या मैंने ए में कोई सेवा की है। क्या आज मैंने ईश्वर के साथ प्रार्थना या साधना की है। और अगर क्या मैं किसी से माफी मांगनी थी या किसी को माफ करना था, क्या मैंने वो किया है। तो मैं इन सब चीजों को सारे दिन में उनको उनको ध्यान में देता हूँ। रात को सोते रहे, ये सब कुछ मुझे कहाँ से सीखा, कि मुझे अपने स्पॉन्सर की मदद से, एक ही किताब की मदद से, और आप सबकी शेयरिंग की मदद से मुझे मुझे मिला। तो इतना अच्छा जीवन तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मतलब कि इतना डिसिप्लिन्ड जीवन हो जाएगा, इतना मैनेजेबल जीवन हो जाएगा। मैं एक गालियां निकालने वाला, और मुझे आज कॉम्प्लीमेंट सुनने को मिलता है कि आपकी आवाज मीठी है। कहाँ की मीठी यार, मतलब मुझे तो कोई कुत्ते को सुनना पसंद करता था, मुझे सुनना पसंद नहीं करता था, घर वाले भी। मुझे कहा जाता था कि कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो, और मेरा भौंकना सब कोई सुनता है। तो मतलब ये मैं कितना आभार करूं, कितना आभार व्यक्त करूं एल्कोहलिक्स अनोनिमस का। और फिर मैं जब 10वां कदम करने के बाद मैं 11वें कदम में जब मैं अपने ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और ध्यान में रहता हूँ। ध्यान मेरे लिए मेडिटेशन सिर्फ यही है कि ईश्वर शुक्र है, शुक्र है, आप शुक्राना है। यू नो मैं कुछ नहीं हूँ, आई एम नथिंग। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लगे। यू नो और आई डू नथिंग, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ ईश्वर। आप करवाते हो और आप मेरी हेल्प करते हो, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है ईश्वर। जो आपको ठीक लगे वो आप मुझे दे देना, बस मुझे आप अपना नाम जपाते रहना, आप अपने पास रखना। और कोई भी अगर बीमार व्यक्ति है, मेरी तरह बीमार व्यक्ति है, अगर मैं किसी तरह उसके गांव आ सकूं तो प्लीज मुझे मुझे इसका मौका देना। तो ये ईश्वर से मांगता हूँ। और 12वें कदम में मैं इसी सब चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाए रखूं, इसके लिए मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं अपना 10वां कदम हर रोज अपने स्पॉन्सर के साथ डिस्कस करता हूँ। मैं बेनागा उनसे बात करता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं कोई जरूरत नहीं होती स्पॉन्सर से बात करने की, पर मुझे जहां महसूस होता है, तो जब मेरे पास एक मेरे पास एक बहुत बढ़िया जरिया मिला हुआ है, तो मैं उसको क्यों क्यों यूटिलाइज ना करूं। और वो मुझे कदम कदम पे मुझे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू मुझे अकेले भी आगे बढ़ने का भी मौका देते हैं। वो मुझे भी डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। तो ये सब कुछ मुझे मेरे स्पॉन्सर से मिलता है। और 12वें कदम में जो मुझे मिला वो मैं आगे बांटने की कोशिश करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे दोस्त जिनके साथ मैंने किताब पढ़ी, वो आगे उनके भी 1 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं। तो ये बड़ी खुशी होती है कि बहुत जल्दी मेरे स्पॉन्सर ने मुझे कहा था कि तू निकल जा, बस जो जो है वो बांट। क्योंकि शायद तुझे मुझसे पढ़ के इतना कुछ नहीं मिलेगा जितना तुझे आगे बांट के, दूसरों को पढ़ा के या पढ़ के मिलेगा। और ये करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैं आभार व्यक्त करता हूँ एल्कोहलिक्स अनोनिमस का, कि आज मुझे इन 3 सालों में एल्कोहलिक्स अनोनिमस ने बिल्कुल 360 डिग्री मेरे में बदलाव लाए हैं। और आज जिंदगी में बहुत बड़े एम्स नहीं है मेरे। मुझे बहुत बड़े, बहुत पैसा और बहुत कुछ ऐसा कुछ नहीं।
पर आज 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 एक खुशी है, आज एक फेस पे एक स्माइल आती है, एक अंदर से मन खुश होता है। और ये खुशी मुझे देने वाला अल्कोहलिक्स एनोनिमस का प्रोग्राम है, मेरे स्पॉन्सर हैं, ये उनकी इंपॉर्टेंस है। और आप सभी लोग, मुझे इतने दोस्त मिले, मैं कन्वेंशन अटेंड करके आया, हरिद्वार में कन्वेंशन गया, मेरे हमारे ही एक फ्रेंड, उनके बेटे की मैरिज थी, वहां पे जयपुर जाके आया। तो मुझे तो कहीं लुधियाना में भी, कोई साथ वाली गली में भी कोई बुला के राजी नहीं था। तो मुझे इतने दोस्त मिले, आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो, मेरी झोलियां भरती हैं। मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है कि इस फेलोशिप का मैं कैसे आभार व्यक्त करूं। तो बस मैं इतना कहता हूं कि बस जब तक मेरे में जान है, मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ जुड़ा रहूंगा। मैं हर रोज अपनी ये शिद्दत, ये मेहनत, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की तरफ जो मेरा आभार है, इसको व्यक्त करता रहूंगा। और आज मैं जो कुछ हूँ, मुझे जो नया जन्म मिला है, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के नाम है। और ये जन्म इन्हीं के लेखे है और मेरे स्पॉन्सर के लेखे है। और उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी शेयरिंग को विराम देता हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे बहुत धैर्य से सुना। थैंक यू सो मच राहुल भाई। थैंक यू एवरीवन।